नमस्कार, मेरा नाम है सुशील नाथ। संस्कृति आईएएस के प्लेटफॉर्म पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे 29 सितंबर को आयोजित हुए यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा पेपर 5 की। और हमने क्या देखा कि संस्कृति आईएएस की जो यूपी बुक है पेपर 5 के लिए, उसमें आयोग में पेपर 5 में पूछे गए 20 प्रश्नों में से 18 प्रश्न सीधे सीधे उस बुकलेट से पूछे गए। तो आज यही चर्चा हम पेपर 6 को लेकर करेंगे। संस्कृति आईएएस ने, मैंने बताया था कि जब सिलेबस चेंज हुआ तो पेपर 5 और पेपर 6 के लिए अलग से यूपी बुक नाम से किताबें निकाली थी, उसके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए। और जो हमने किताब बनाई, जो रणनीति बनाई, उसका परिणाम ये निकला कि आयोग द्वारा पेपर 5 में पूछे गए 20 प्रश्नों में से 18 प्रश्न सीधे सीधे इस किताब से पूछे गए थे। और इसी तरह से हम पेपर 6 में भी देखेंगे कि पूछे गए 20 प्रश्नों में से सीधे सीधे 18 प्रश्न इस बुकलेट से ही पूछे गए। लेकिन इसमें एक लाभ यह हुआ है कि जो 2 प्रश्न नहीं पूछे गए वो 16 नंबर के थे, 8-8 नंबर के। तो इस तरह से देखें 184 नंबर के प्रश्न सीधे इस बुकलेट से भी पूछे गए। और बुकलेट 5 में कितने नंबर के प्रश्न पूछे गए थे? 18 क्वेश्चन थे, तो वो 180 नंबर के थे 120 में से। तो कुल मिला के देखें तो 80% से ज्यादा मार्क्स इन दोनों बुकलेट को पढ़ करके आपको प्राप्त हो जा रहे हैं। तो जैसे हमने 5 नंबर बुकलेट में देखा, हर एक क्वेश्चन को संबंधित पेज पर जाकर के देखा कि इस किताब के किस पेज पर उससे संबंधित मटेरियल दिया गया है। अब यही चीज हम पेपर 6 के संदर्भ में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है पेपर 6 का। तो पेपर 6 का पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की कृषि निर्यात नीति 2019 राज्य में कृषि निर्यात गतिविधियों को कैसे मजबूती प्रदान करती है। तो इसमें 2 चीजें पूछी गई। उत्तर प्रदेश की कृषि निर्यात नीति 2019, एक तो यह पहलू हो गया, और दूसरा हो गया राज्य में कृषि निर्यात गतिविधियों को कैसे मजबूती प्रदान करती है। तो मैंने ये बात पेपर 5 को लेकर भी कही थी कि ऐसा नहीं होगा इस बुकलेट के अंदर कि प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न का कोई एक पहलू उसमें दिया गया है और दूसरा पहलू नहीं दिया गया है। जैसे कि अगर मैं कह दूं कि बुकलेट में कृषि निर्यात नीति 2019 दी गई है और उसके बारे में संक्षेप में चर्चा कर दी गई है, लेकिन इसके बारे में चर्चा नहीं है, और मैं दावा करूं कि यह प्रश्न हमारी किताब से आया हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हमने पेपर 5 के संदर्भ में क्या देखा कि पूरा का पूरा प्रश्न, चाहे उसमें 2 पक्ष पूछे गए या 3 पक्ष पूछे गए या फिर 1 पक्ष पूछा गया है, उस किताब के किसी न किसी पेज से संबंधित है, और वो भी लगातार पेज के। जैसे पेपर 4, पेज नंबर 4 से कोई मटेरियल शुरू हुआ है और 5 तक कंटिन्यू होकर चला है, तो पृष्ठ संख्या 5 और 6 में वो मटेरियल पूरा आपको मिल जाएगा। तो इसको हम देखेंगे, जो उत्तर प्रदेश की कृषि निर्यात नीति 2019 राज्य में कृषि निर्यात गतिविधियों को कैसे मजबूती प्रदान करती है। यह यूपी बुकलेट 6 पेपर 6 को लेकर है, उसके पेज नंबर 105 पर इसका जवाब दिया गया है। तो आओ हम बुकलेट में देख लेते हैं, पेज नंबर 105 पर देखते हैं इसको। 105 ये चर्चा की गई, उत्तर प्रदेश की कृषि निर्यात नीति 2019 यही पूछी गई थी, और इसमें कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किए गए उनकी चर्चा यहां पर की गई है। उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति और ये कार्यान्वयन नीति, इसी कार्यान्वयन नीति के अंतर्गत उन सारे पहलुओं की चर्चा की गई है जिनमें उनको बढ़ावा दिया जाएगा। जैसे कार्यान्वयन के ढांचे में बताया गया है बुनियादी ढांचे का उन्नयन एवं विकास, बाजार परिज्ञान एवं अनुसंधान और निर्यात सुविधा केंद्रों को स्थापित करना। इस तरह विभिन्न पहलुओं की चर्चा की गई है। यह पूरा प्रश्न एज इट इज इस किताब के पेज नंबर 105 और 106 से हल हो जाता है। अभी आप देखेंगे, आप गिनते जाना, हम चर्चा करेंगे कि 18 प्रश्न, 20 में से 18 प्रश्न सीधे सीधे इस किताब से हल हो जा रहे हैं। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 हो गया, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2। तो प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। यह सीधा 1 लाइनर क्वेश्चन हुआ, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें एक से अधिक पक्ष नहीं है जैसे उस वाले प्रश्न में था। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिनमें एक से अधिक पहलू होंगे, 2 पक्ष पूछे गए होंगे, हो सकता है कुछ प्रश्नों में 3 पक्ष पूछे गए होंगे। सामान्यतः प्रवृत्ति यह रहती है कि 1 या 2 पक्ष पूछे जाएं। जैसे यह प्रश्न है, इसमें तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एक पक्ष पूछा गया है, और पक्ष क्या है? रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर की मुख्य विशेषताएं। तो इसको हम देख लेते हैं। यह पेज नंबर 50 पर भी है इसका
मटेरियल और पेज नंबर 146 पर भी है, दोनों जगह इसकी चर्चा की गई। तो सबसे पहले हम पेज नंबर 50 देख लेते हैं। किताब का पेज नंबर 50 ये दिया गया है, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, रक्षा औद्योगिक गलियारा, इसके निर्माण की चर्चा की गई है और इसके विभिन्न पहलुओं की बात की गई है। इसको मैप में दिखाया भी गया है, ये रहा। अगला पेज नंबर कौन सा था? 146 नंबर। तो हम 146 नंबर पेज पे भी देख लेते हैं इसको, इससे संबंधित मटेरियल दिया गया है। ये रहा उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा, इसकी विशेषताएं सारी दी गई हैं इसमें। तो आप देख रहे हैं कि जैसे प्रश्न नंबर 1 पूरा मिला, ऐसे ही प्रश्न नंबर 2 मिला है। सारे प्रश्न, जितने प्रश्नों की चर्चा हम करेंगे, 2 प्रश्न इसमें से छोड़े जाएंगे, वो अभी पता चल जाएगा आपको। बाकी 18 जो प्रश्न हैं पूरे एज इट इज इस किताब से हल होते हुए आपको सीधे सीधे दिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश में निचली गंगा नहर प्रणाली की मुख्य विशेषताएं और महत्व क्या है? किसकी बात कर रहा है? उत्तर प्रदेश में निचली गंगा नहर प्रणाली की मुख्य विशेषताएं। यह भी सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। निचली गंगा नहर की जो प्रणाली है, निचली गंगा नहर, उसकी विशेषताएं क्या हैं? विशेषताएं हैं वही उसका महत्व है। किस क्षेत्र के लिए क्या महत्व, उसके लिए सिंचाई में क्या उपयोगिता है। तो मेन एक ही बात है कि निचली गंगा नहर प्रणाली की मुख्य विशेषताएं, इसको हम देख लेते हैं। तो पेज नंबर 127 संस्कृति आईएएस की यूपी बुक सामान्य अध्ययन पेपर 6 की पेज नंबर 127 पे इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। तो हम देख लेते हैं पेज नंबर 127 127, ये रहा निचली गंगा नहर। उत्तर प्रदेश की निचली गंगा नहर कहां से निकलती है, क्या गई, इसकी क्या उपयोगिता है, आगे पूरा इस बुकलेट के अंदर दिया गया है, इसी पेज पर और इसके बाद वाले पेज पर। हर एक प्रश्न को आप इस बुकलेट से हल होता हुआ देखेंगे। तो अब तक कितने प्रश्न हो गए? 1 2 3, 3 प्रश्न हमने देखे, ये तीसरा प्रश्न है। तीनों के तीनों प्रश्न इस बुकलेट के किसी न किसी पेज से हल हो रहे हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। तो प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है? उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत कौशल विकास योजना क्या है? अब देखने में लग रहा है कि इस प्रश्न के अंतर्गत 2 पहलू हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत कौशल विकास योजना क्या है? तो प्रश्न कहां है? यहां पर कौशल विकास योजना के अंतर्गत। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें कौशल विकास योजना को देखना होगा, क्योंकि एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत इस योजना की चर्चा की गई है। तो हम देखते हैं कि यह किस पेज के अंतर्गत है। तो यह है पेज संख्या 56 से 58। तो हम देख लेते हैं पेज संख्या 56 से 58। तो पेज संख्या 56 को हम निकालते हैं। तो ये क्या है? एक जिला एक उत्पाद नीति, सीधी इसकी चर्चा की गई है और आगे ये नीति हो गई है और आगे जिसकी हम बात कर रहे थे कार्यक्रम की, एक जिला एक उत्पाद योजना के स्तंभ सामान्य सुविधा केंद्र। प्रश्न क्या था? कौशल विकास योजना, ठीक है, सामान्य सुविधा केंद्र, ठीक है, और क्रियान्वयन की स्थिति क्या है, वित्त सहायता योजना क्या है, विपणन विकास सहायता योजना क्या है, सारे पहलुओं की इसके अंतर्गत चर्चा की गई है इस प्रश्न को। तो आप देख रहे हैं कि सारे प्रश्न एज इट इज इस किताब से हल हो जा रहे हैं। जो चौथा प्रश्न भी पूरा विस्तार से कवर किया गया है, बल्कि जितना पूछा नहीं गया उससे ज्यादा इसके अंतर्गत दिया गया है। तो अब तक 4 प्रश्न हमने देखे, सीधे सीधे इस किताब से हल हो रहे हैं। यही बुकलेट जो 5 थी, यूपी बुक सामान्य अध्ययन पेपर 5 संस्कृति आईएएस की, उससे पेपर 5 हल हुआ, इसी तरह पेपर 6 हल हो रहा है। तो अब तक हमने 4 प्रश्नों की चर्चा की और चारों प्रश्न इस किताब के किसी न किसी पेज संख्या पर दिए गए हैं। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। 4 प्रश्न हमने देख लिए, अब अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण और उनके कल्याण के लिए प्रमुख योजनाएं क्या हैं? तो इसमें सीधी सी बात है, यहां भी लग रहा है कि 2 पक्ष पूछ लिए, सशक्तिकरण, उनके कल्याण, तो ये एक ही पहलू है। एम्पावरमेंट एंड वेलफेयर की बात कर रहा है दिव्यांग जनों के लिए। तो उसमें कौन कौन सी योजनाएं हैं, क्या क्या योजनाएं? तो हम उसको सीधा सीधा देख लेते हैं। पेज नंबर 32, 32 नंबर पेज को हम खोलते हैं। ये रहा 32 नंबर पेज
और ये रहा दिव्यांग जन सशक्तिकरण और उनके कल्याण। कौन कौन सी योजना है? दिव्यांग भरण पोषण पेंशन योजना, सारी योजनाओं की चर्चा है। कुष्ठावस्था पेंशन योजना, जो भी चर्चा है बजट 2023-24 के अनुसार, इसमें जो भी चर्चाएं हैं, इससे संबंधित जो भी पहलू हैं, सबकी चर्चाएं इसके अंतर्गत की गई है। तो यह प्रश्न भी अन्य प्रश्नों की तरह पूरी तरह से इस किताब से हल हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि हम उसके कई पेजों पर जा रहे हैं कि एक पेज यहां से देख लिया, कुछ पहलू यहां मिल रहे हैं, कुछ पहलू फिर 10 पेज के बाद मिल रहे हैं, पूरी बुकलेट को पढ़ लेते हैं तो ये अमुक प्रश्न हल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कंटिन्यूटी में आपको पेज के साथ मिलेगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। ये प्रश्न संख्या 5 था। अगला प्रश्न संख्या 6, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे परियोजना के प्रमुख लाभ क्या हैं? सीधा सीधा प्रश्न है, वन लाइनर क्वेश्चन है। क्या है? पूर्वांचल एक्सप्रेस वे परियोजना के प्रमुख लाभ। सीधा सीधा एक पक्ष पूछा गया है। तो हम देख लेते हैं पेज नंबर 145 इस किताब का, पेज नंबर 145 ये रहा आपका पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, ये रहा। इसके क्या लाभ है इसमें चर्चा की गई है, नीचे पूरी ये पूरा यहां दिया गया है और इसके आप समझ सकते हैं इसमें लाभ दिए गए हैं, नीचे पूरी इसकी चर्चा की। इसके अन्य पहलू हैं, सबकी चर्चा इसके अंतर्गत की गई है। तो अब तक कितने प्रश्न हमने देखे? 6 प्रश्न सीधे सीधे 1 से लेकर 6 तक तो सीधे सीधे इस बुकलेट से आए हुए हैं। यूपी बुक सामान्य अध्ययन पेपर 6। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 8, यानी प्रश्न संख्या 7 इस किताब से हल नहीं हो रहा है। मैंने बोला था 2 प्रश्न इससे हल नहीं होंगे, कोई से 2 प्रश्न 20 में से, तो एक प्रश्न तो हमें मिल गया, प्रश्न संख्या 7। लेकिन अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8, उसको छोड़ करके उत्तर प्रदेश में भूजल के उपयोग से जुड़ी प्रमुख समस्याओं एवं चुनौतियों का उल्लेख करें। तो क्या बोल रहा है? भूजल के उपयोग से जुड़ी प्रमुख समस्याएं और चुनौतियां क्या है? तो समस्याएं चुनौतियां उत्तर प्रदेश में भूजल के उपयोग से क्या जुड़ी हुई हैं। थोड़ा सा जटिल प्रश्न लग रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, लेकिन यह आपको इस किताब से हल होता हुआ दिखेगा। तो इसको देखते हैं पेज संख्या 126 और 130 पर। तो सबसे पहले 126 को हम देख लेते हैं। 126 ये रहा, प्रदेश में भूजल संसाधनों की स्थिति, इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, और इसके बाद पेज संख्या 130 अभी आपको दिख जाएगा। 29 और हम 30 ये मिल गए। ठीक है, यहां से राज्य भूजल संरक्षण मिशन, उसके लिए क्या क्या समस्या क्या क्या चुनौती, उन सब की चर्चा इसके अंतर्गत की गई है। भूजल प्रबंधन, वर्षा जल संचयन, भूजल रिचार्ज समग्र नीति, तो इसमें चर्चा भी है, उसकी चुनौतियों की चर्चा है। भूजल प्रभावित क्षेत्र क्या क्या है, उसमें क्या क्या समस्याएं हैं। ठीक है, इसमें सबकी चर्चा की गई है। ठीक है, राज्य सरकार इस संसाधन के सतत प्रबंधन के साथ साथ इसे संरक्षित करने के लिए गंभीर है। इसी कड़ी में वर्षा जल संचयन और क्या क्या उसके प्रयास किए जा रहे हैं उसके संरक्षण के लिए, उनको ही बताया गया है। मतलब इसमें यह नहीं कि हमने डायरेक्ट प्रश्न को दे दिया है, प्रश्न का उत्तर उतना ही मिलेगा, उसके अलावा भी जो उससे जुड़े हुए अन्य पहलू हैं वो भी इसके अंतर्गत दिए गए। क्योंकि ये तो किताब है, ऐसा तो नहीं हमने कोई गाइड बुक बना दी है, डायरेक्ट सिर्फ प्रश्न पूछा उससे संबंधित पहलू दिए गए। जो भी टॉपिक है उस टॉपिक के जो अलग अलग पहलू हैं उनकी चर्चा इस किताब के अंतर्गत है। तो आपको प्रश्न एज इट इज हल होता हुआ इसके साथ आपको दिखेगा। तो अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। कितने प्रश्न हो गए? प्रश्न संख्या 8 की हमने भी चर्चा कर ली, इसको देख लिया। 7 नंबर प्रश्न नहीं मिला है, यानी प्रश्न संख्या 1 से 8 तक 7 प्रश्न यूपी बुक सामान्य अध्ययन पेपर 6 से हल हो रहे हैं सीधे सीधे। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8 और यह है प्रश्न संख्या 9 भी नहीं है, यानी 2 प्रश्न हो गए, प्रश्न संख्या 7 और प्रश्न संख्या 9। 2 प्रश्न इस बुकलेट में नहीं है जो परीक्षा में पूछे गए हैं। इसके अलावा सारे प्रश्न, अब आपको 10 से लेकर के 20 प्रश्न तक कोई प्रश्न ऐसा नहीं जो मिसिंग होगा इस किताब में, उसकी चर्चा न की गई हो पूरी की पूरी। अब हम इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कहता है कि उत्तर प्रदेश सरकार का राज्य के स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में विजन प्लान 2030 क्या है। तो क्वेश्चन कहां है? क्वेश्चन ना तो यहां पर है, बस इसके संदर्भ में इसकी चर्चा करनी है। विजन प्लान 2030 क्या है? तो हम देख लेते हैं पेज नंबर 192।
संस्कृति आईएएस यूपी बोक सामान्य अध्ययन पेपर 6 की पेज नंबर 192 और वहां पर इस सवाल का आपको समाधान मिल जाएगा। 192 ये लीजिए, विजन प्लान 2030 किस संदर्भ में था? पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण से संबंधित रणनीतियां, और उसमें है विजन प्लान 2030 और इसकी पूरी चर्चा इसके अंतर्गत की गई है। तो हम देख रहे हैं सारे प्रश्न, मैं जिस प्रश्न की चर्चा करूंगा और उस प्रश्न का जो पहलू परीक्षा में पूछा गया इस किताब से सीधा सीधा हल होता हुआ आपको दिखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 था। अब अगला प्रश्न, अभी तक 2 प्रश्न इसके अंतर्गत नहीं थे, प्रश्न संख्या 7 और प्रश्न संख्या 9। आप ध्यान रख लीजिए, लिख लीजिए, प्रश्न संख्या 7 और 9, उसके अलावा सारे प्रश्न आपको इस बुकलेट के अंतर्गत हल होते हुए देखेंगे। तो प्रश्न संख्या 11 है। अब कोई क्वेश्चन का सीक्वेंस मिस नहीं होगा, आप देख रहे होंगे। 11 क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में 2023-24 के बजट में बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए क्या प्रावधान किए गए? तो प्रश्न कहां है? बजट के संदर्भ में किसकी चर्चा की जा रही है? बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। यह भी सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इसमें एक पक्ष पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो 2023-24 का बजट जारी किया था उसमें बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के सुधार के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए। तो इसको हम देख लेते हैं, पेज नंबर 15 से 17 तक इसका जवाब आपको मिल जाएगा। किताब का पेज नंबर 15 निकालते हैं पहले हम, 15 ये रहा जी, नहीं यहां से मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। बुनियादी ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसमें क्या प्रावधान किए गए इसकी पूरी चर्चा, पीछे बजट की चर्चा है और उसमें अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित बुनियादी ढांचे का महत्व, पूरा इसकी चर्चा की गई है। पूरा प्रश्न इससे हल हो रहा है सीधा का सीधा, जैसे बाकी प्रश्न हल हुए यह प्रश्न भी उसी रूप में हल हो रहा है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, एकदम लाइन लगा के एक एक प्रश्न पूरा इससे आ जा रहा है। लग रहा है कि इसी किताब से, आपको डाउट हो सकता है कि सेटिंग कर लिए क्या, सारे के सारे प्रश्न मिलते चले जा रहे हैं। यूपी बुक नहीं, एसडीएम बुक है, अभी चर्चा करेंगे इसकी। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12। 11 था, अब 12। मैं बोल रहा हूं एक भी प्रश्न मिसिंग नहीं होगा। प्रश्न 12 क्या कहता है? उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए हाल ही में क्या पहल की है? कितने पहलू दिख रहे हैं आपको इसमें? 2। निवेश आकर्षित करने के लिए हाल ही में क्या पहल की है? सिर्फ एक पहलू है, क्या? निवेश से संबंधित क्या पहल की है। सीधा सीधा पहलू यह है जो इसमें पूछा जा रहा है। तो इसको देख ले रहे हैं कि किताब से हल हो रहा है नहीं। पेज नंबर 46 इस किताब का लिखा हुआ है, यूपी बुक संस्कृति आईएएस यूपी बुक सामान्य अध्ययन पेपर 6 की पेज नंबर 46, निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार की पहल। तो 46 ये लीजिए, उत्तर प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के प्रयास। सीधा सीधा कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं कि जो आपको क्वेश्चन पेपर में जो चीज पूछी गई है क्या ये बताइए, वो सीधा सीधा हेडिंग यहां पर लिखी हुई है और उसका पूरा जवाब लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के प्रयास, ये सब की चर्चा ये की गई है। नीतिगत प्रयास क्या क्या किए जाएंगे या क्या किए जा रहे हैं, उस सब की चर्चा इसके अंतर्गत की गई है। तो ये प्रश्न भी उसी रूप में एज इट इज जैसे पूछा गया है उन्हीं सारे पक्षों के साथ इस किताब के अंतर्गत दिया गया है। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। कितने प्रश्नों की चर्चा हम कर चुके हैं? 12 नहीं, 12 प्रश्न संख्या 12 तक चर्चा कर चुके हैं। इसमें से 2 प्रश्न अभी तक नहीं मिले हैं, प्रश्न संख्या 7 और प्रश्न संख्या 9, यानी 10 क्वेश्चन अब तक हमें मिल चुके हैं 12 में से। अब एक भी प्रश्न मिस नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तो प्रश्न संख्या 13 सीक्वेंस में क्या कहता है कि राज्य में सामाजिक वानिकी को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई प्रमुख पहल और रणनीतियां क्या हैं। थोड़ा सा जटिल लग रहा है, उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं लग रहा है, लेकिन पूछी गई ये चीज एक ही। क्या पूछी गई? सामाजिक वानिकी को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई प्रमुख पहल और रणनीतियां।
किसको बढ़ावा देने के लिए? सामाजिक वानिकी को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख पहल और रणनीतियां। तो इसकी चर्चा हम देखेंगे। हम ऐसा नहीं कि सामाजिक वानिकी दे दिया, क्या होता है सामाजिक वानिकी और उत्तर प्रदेश में उसको बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास सरकार कर रही है, क्या रणनीति, उसकी चर्चा ना हो, ऐसा नहीं होगा। आपको मुख्य रूप से उस चीज पर फोकस करना है, पहल और रणनीतियों पर। अगर यह है तो प्रश्न सॉल्व हो रहा है। तो इसको हम देखते हैं, क्या लिखा है पेज नंबर 95, इस किताब का पेज नंबर 95, इसकी चर्चा हम करेंगे अभी। 95 क्या कहता है? वाह, उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी के लिए प्रयास। मैं आपसे अभी कहा था, जस्ट एक प्रश्न पहले मैंने क्या कहा था, ऐसा नहीं है कि मूल प्रश्न का कोई एक पक्ष इसके अंतर्गत दिया गया और उसके आधार पर मैं दावा कर दूं कि पूरा पूरा प्रश्न इस किताब से हल हो रहा है। नहीं, इस किताब से इससे बाहर भी और भी मैटर दिया गया है, क्योंकि पूरा टॉपिक है सामाजिक वानिकी का, पूरा टॉपिक होगा। उसके अंतर्गत क्या पूछा जा रहा है इसमें, जो उसके अंतर्गत तो चर्चा उसके सामाजिक वानिकी के लाभों की भी की गई है, लेकिन लाभ पूछा नहीं गया। पूछा गया है इसके विकास के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्या रणनीति है, तो उसकी चर्चा ये रही। सामाजिक वानिकी योजना है और उसके अंतर्गत ये पक्ष है, ये उपयोजना है और ये सारे पहलू इसके अंतर्गत शामिल है। तो ये प्रश्न भी एज इट इज पूरा का पूरा इस किताब से हल हो रहा है। तो अब तक कितने प्रश्न हो गए? अंदाजा लगाइए। 13 प्रश्न, इसमें से 2 प्रश्न नहीं मिले हैं, 11 प्रश्न अब तक मिल चुके हैं, 9 प्रश्न और रह गए हैं। तो प्रश्न संख्या अगला हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 14 ही होगा, यस। और प्रश्न संख्या 14 क्या कहता है? राज्य में बागवानी के विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रमुख सुविधाओं पर चर्चा करें। इसमें कितने पहलू हैं? बागवानी विकास के लिए किसकी चर्चा की गई है? सरकार कौन सी सुविधाएं देती है, सरकार द्वारा कौन सी सुविधाएं दी जा रही हैं इसके संदर्भ में। तो एक ही पक्ष पूछा गया है, इसके संदर्भ में बागवानी विकास के लिए कुछ दूसरी सुविधा, सिर्फ सरकार की सुविधाओं को पूछा गया है, कोई और पक्ष नहीं किया। ये नहीं पूछा गया कि बागवानी के विकास में क्या चुनौतियां, ये नहीं, सरकार क्या सुविधाएं दे रही है उनको पूछा गया है। तो इसका जवाब पेज नंबर 217 से 218 तक आपको मिल जाएगा, संस्कृति आईएएस यूपी बुक सामान्य अध्ययन पेपर 6। कितना नंबर पेज? पेज 217 से 218। तो हम पेज 217 देखते हैं पहले। 217, यस, बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण, और इसमें इन पक्षों की चर्चा की गई है। पौध उत्पादन, औद्यानिक योजनाएं, सारे पहलू इसके अंतर्गत समाहित हैं। आपको सारे पहलू मिल जाएंगे। जिन लोगों के पास यूपी बुक पेपर 5 के लिए और पेपर 6 के लिए दोनों किताबें हैं, कोई एक किताब या दोनों किताबें आप देख सकते हैं। मैं जो जो पेज नंबर बता रहा हूं उस पेज पे आप किताब के अंदर जाके देखेंगे तो बहुत तफसील से आप देख सकते हैं। यहाँ पे हो सकता है देखने में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रही है, मेरी कोशिश है कि आपको पूरा देखिए, इसीलिए हाईलाइट किया गया है, ठीक है। और किताब आपके सामने होगी, आप रख के उसको देखिए, सीधा का सीधा पूरा क्वेश्चन आपको उससे हल होता हुआ दिखेगा। तो ये प्रश्न भी उसी रूप में हल हो रहा है पूरा का पूरा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। ये 14 प्रश्न था। प्रश्न संख्या 15, प्रश्न संख्या 15, एक भी सीक्वेंस अब मिसिंग नहीं होगा। 2 सीक्वेंस मिस हो गए, प्रश्न संख्या 7 और प्रश्न संख्या 9, उसके बाद सीक्वेंस चल रहा है लगातार। प्रश्न संख्या 15 को हम देखते हैं, क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश में जैव ऊर्जा विकास के लिए वर्तमान पहलों और भविष्य की संभावनाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। यह प्रश्न थोड़ा सा जटिल है। हम ये नहीं कह रहे कि जटिल नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, क्योंकि इसमें एक से अधिक पक्ष पूछे गए हैं। क्या है? उत्तर प्रदेश में जैव ऊर्जा विकास के लिए वर्तमान पहलों, एक तो वर्तमान पहलों की बात कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरा भविष्य की संभावनाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। तो 2 चीजें हैं, जैव ऊर्जा विकास के लिए वर्तमान पहलें क्या है और भविष्य की संभावनाएं क्या है। तो इसका 2 पक्ष पूछे गए, एक ही चीज से जुड़ा हुआ, तो उसकी चर्चा अलग अलग पेज पे अलग अलग संदर्भ में की गई है। पहले अलग होंगी, भविष्य की संभावनाओं के संदर्भ में अलग संदर्भ में चर्चा की गई है। तो सबसे पहले पेज नंबर हम 63 को देख लेते हैं। इस किताब का पेज नंबर 63, इसमें चर्चा की गई होगी। ये रहा, जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम, ठीक है, ये हो गया। क्या पूछा गया था? वर्तमान पहले, तो पहल में तो ये हो गई, ये सारी पहलों की चर्चा यहां पर की गई है, ठीक है। अब अगला पक्ष क्या है इसका? भविष्य की संभावनाएं, और पेज नंबर 193,
तो 193 को हम देख लेते हैं। सारे पक्ष इससे आपको हल होते हुए दिखेंगे, सारे पक्षों की चर्चा इस किताब में आपको होती हुई दिखेगी। जैव ऊर्जा नीति 2022, क्या है? भविष्य की संभावनाएं। तो जैव ऊर्जा नीति 2022 में भविष्य की सारी जो संभावनाएं हैं उनकी चर्चा इसके अंतर्गत यहां तक की गई है। आगे जैव ऊर्जा नीति के लाभ भी दिए गए। मैं बोल रहा हूं कि अन्य पक्षों की चर्चा भी की जाएगी। ऐसा नहीं कि परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने वही टॉपिक दिया जो परीक्षा में आने वाला है, ऐसा नहीं है। जब आप कोई स्टडी मटेरियल बनाते हैं तो पूरा टॉपिक कवर करते हैं, तो इसके अंदर पूरा टॉपिक है और इत्तेफाक है ये हमारी रणनीति जो हमने बनाई, जो हमने स्ट्रेटजी बनाई वो कारगर हुई। उसका परिणाम एक सुखद परिणाम है जो हमारे सामने आया कि प्रश्न वहां से पूछा जा रहा है। तो इसके जो संभावनाओं की बात है वो यहां पर हल होते हुए आपको दिख रहा है। तो ये प्रश्न भी एज इट इज उससे हल हो रहा है यूपी बुक सामान्य अध्ययन पेपर 6 से। तो 15 प्रश्नों में हमने देखा कि 13 प्रश्न एज इट इज इस किताब से हल हो रहे हैं। जैसे पेपर 5 में 18 के 18 प्रश्न, 20 में से 18 प्रश्न उस किताब से हल हुए थे, उसके किसी न किसी पेज से। इसी तरह इसमें अब तक 13 प्रश्न हमने देखे इस किताब के किसी न किसी पेज पर उनके संबंधित समाधान यानी उनका हल दिया गया है। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 16 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 16 कहता है कि उत्तर प्रदेश में मौसम पूर्वानुमान के संदर्भ में मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के महत्व को रेखांकित करें। तो उत्तर प्रदेश में मौसम पूर्वानुमान के संदर्भ में मौसम विज्ञान केंद्र की जो है लखनऊ में, उसकी बात कर रहे हैं कि उसका महत्व को रेखांकित करें। तो उत्तर प्रदेश में मौसम पूर्वानुमान के संदर्भ में मौसम विज्ञान केंद्र की भूमिका। तो हम देख लेते हैं कितने नंबर पेज पे है, 182 मौसम पूर्वानुमान, और इसके संदर्भ में चर्चा की गई है। यहां सारे पहलू उसके अंतर्गत दिए गए हैं, इसके मौसम पूर्वानुमान से संबंधित मुद्दे और उसकी सबकी चर्चा इसके अंतर्गत की गई है। और उसके जो आयोग है, जो केंद्र है, उसकी भूमिका इसके अंदर चर्चा की गई है। वहां क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं वो सबकी चर्चा। मैं बोल रहा हूं कि कोई प्रश्न ऐसा नहीं है जो उससे हल नहीं हो रहा है, हर प्रश्न सीधा सीधा उससे हल होता हुआ आपको दिखेगा इस किताब से। प्रश्न में जितने पक्ष पूछे जाए, जैसे ये प्रश्न था इसमें थोड़ी जटिलता थी, इससे पहले वाला प्रश्न था वो थोड़ा और जटिल था, उससे पहले जो प्रश्न थे वो सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। तो ऐसा नहीं है। आप एक चीज देखेंगे, चाहे वो यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस, आपको ध्यान रखना चाहिए। हम क्या करते हैं जब टेस्ट सीरीज करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं तो क्या करेंगे, ऐसे ऐसे प्रश्न देख लेंगे, एक एक प्रश्न में 3-3 पक्ष दे देंगे, उसको और जटिल बना देंगे। ऐसा नहीं होता है। बहुत ज्यादा संभावना होती है कि प्रश्न में अधिक से अधिक ज्यादा संभावना रहेगी 70% में लगभग मुख्यतः कोई एक ही पक्ष पूछा गया होगा, लिखा गया होगा 2 पक्ष। जैसे उसमें लिखेंगे मौसम पूर्वानुमान के संदर्भ में इसकी चर्चा करें, तो चर्चा किसकी है? मौसम पूर्वानुमान के संदर्भ में कोई विजन प्लान है या फिर कोई केंद्र बनाया गया, उसकी क्या भूमिका है। तो भूमिका जिसकी पूछी जा रही है वो मुख्य विषय है, संदर्भ को लेकर कोई दूसरा विषय पूछा जा सकता है। तो आपको क्या करना है कि परीक्षा में जो प्रश्न जैसे पूछे जाते हैं इसको बहुत ध्यान में रखता है, तभी आप उसको अच्छे से तैयार कर पाएंगे। अगर आपने ऐसे प्रैक्टिस तैयार की कि 4-4 पक्ष पूछ लिए, प्रश्न को और जटिल बना दिया कि हाँ हल करके दिखाओ, तो ऐसा नहीं होता है। इससे क्या होगा, आपकी जो अप्रोच होगी वो खराब होगी। प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाते हैं। हम अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 17। 16 प्रश्न तक हो गए थे, प्रश्न संख्या 17 क्या कहता है? 16 हो गए थे ना? हाँ, प्रश्न संख्या 16 हो गया था। 17 हम देखते हैं, उत्तर प्रदेश में जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना में शामिल मिशनों का विवरण प्रस्तुत करें। तो जैसे मैं बात कर रहा था कि लगेगा 2 पक्ष पूछे जा रहे हैं, लेकिन पक्ष एक ही मुख्य रूप से पूछा गया होगा। इसमें कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना में शामिल मिशनों का विवरण करें, इनका विवरण देना है। जलवायु परिवर्तन पर जो राज्य सरकार की कार्य योजना है उसमें कौन कौन से मिशन शामिल हैं उनका उल्लेख करना है। तो देखने में जटिल लग रहा है कि 2-3 पक्ष पूछे गए हैं, लेकिन पूछा गया है सिर्फ एक पक्ष, यानी इसमें कौन कौन से मिशन शामिल हैं उनकी चर्चा कीजिए। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है अपनी रणनीति बनाते समय। जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो इस पक्ष का भी ध्यान रखना होगा कि किसी भी प्रश्न में अधिकतम कितने पहलू पूछे जा सकते हैं। तो अधिकतम 2 या फिर 1, या फिर आपको देखने में लगेगा 2 पक्ष हैं लेकिन पूछा गया होगा एक ही पक्ष। इसी तरह से आपको तैयारी करनी होगी। हमने रणनीति इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए बनाई थी। हम जो टेस्ट सीरीज चलाते हैं उसमें हम इस चीज का ध्यान रखते हैं, चाहे वो यूपीएससी की हो या यूपीपीसीएस की हो, आयोग किस तरह के प्रश्न पूछ रहा है।
परीक्षा में अलग अलग समय पर किस तरह के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, तो आप देखेंगे लगभग प्रश्न पूछने का तरीका बदल सकता है, लेकिन जो मूल प्रवृत्ति है, कितने पक्ष पूछे जा रहे हैं, वो नहीं बदलती है कभी भी। आप पिछले 10 साल का 15 साल का प्रश्न उठा के देख लीजिए, चाहे यूपीपीसीएस का या फिर यूपीएससी का, उसमें इस तरह से हट के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो वो मैं इसलिए कहता हूं कि आप उसके जो आंसर राइटिंग करते हैं तैयारी के लिए, उसको ध्यान में रखे हुए अपनी तैयारी आप करें। तो इस प्रश्न को हम देख लेते हैं, जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना में शामिल मिशनों का विवरण प्रस्तुत करें। तो पेज नंबर 177 पर इसका जवाब होगा। क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना। सीधा सीधा आपको यहां से कौन कौन से मिशन शामिल है? सतत कृषि मिशन, सतत कृषि मिशन की प्रमुख प्राथमिकताएं, ठीक है, ऊर्जा मिशन, जल मिशन, जितने मिशन हैं सबकी चर्चा इसके अंतर्गत की गई है। एज इट इज जैसे पूछा गया है, सीधा का सीधा इस बुक में दिया गया है उससे संबंधित जवाब। जितने प्रश्नों की हमने चर्चा की, हमने एक चीज देखी कि उससे संबंधित सारे पक्ष, मतलब जितना पक्ष पूछा गया है, क्वेश्चन में जो चीज पूछी गई है वो इस बुकलेट के किसी न किसी पेज पर दी गई है। जिस तरह से पेपर 5 के लिए जो यूपी बुक 5 है उसकी हमने चर्चा की थी, तो हमने उसके प्रश्नों के संदर्भ में भी देखा था कि कोई प्रश्न किस पेज नंबर से हल हो रहा है उस किताब के। इसी तरह ये क्वेश्चन पेपर जो है पेपर 6, वो भी यूपी बुकलेट जो यूपी बुक है पेपर 6 के लिए उससे हल हो रहा है। तो ये प्रश्न संख्या 17 था हमारा, इससे एज इट इज हल हो रहा है। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 18। 17 नंबर प्रश्न तक हमने देखा, 15 प्रश्न सीधे सीधे इस किताब से हल हो गए, 2 प्रश्न नहीं थे, बाकी 15 के 15 प्रश्न यहां से आपको मिले। तो अब चर्चा करते हैं प्रश्न संख्या 18 की। क्या कहता है? उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के वन्यजीव अभयारण्यों के पारिस्थितिक महत्व की व्याख्या करें। अब यहां भी लग रहा है हमें कि 2 पक्ष हैं, इसमें 2 एस्पेक्ट हैं इस क्वेश्चन के। एक एस्पेक्ट लग रहा है कि तराई क्षेत्र के वन्यजीव अभयारण्य, और दूसरा आपका पक्ष यही है, मूल पक्ष यही है। हाँ, चर्चा तो आपको करनी पड़ेगी, वो बताना पड़ेगा कि तराई क्षेत्र के कौन कौन से मुख्य वन्यजीव अभयारण्य हैं, उनके पारिस्थितिक महत्व को बताना है, तो ये तो आपको बताना होगा। लेकिन तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है कि इसमें एक ही पक्ष पूछा गया सीधा सीधा, नहीं, इसमें 2 पक्ष लग रहे हैं, जिसमें से आपको पहले पक्ष की भी चर्चा करनी, थोड़ी सी मुख्य फोकस आपको इस पर रखना है, यह है इसकी रणनीति में। तो इसका जवाब है पेज नंबर 185 से 186। हम देख लेते हैं पेज नंबर 185 को, हम यहां पर देखते हैं सबसे पहले। ये रहा उत्तर प्रदेश के प्रमुख पारिस्थितिकी स्थल, और इसमें पारिस्थितिकी स्थलों में बोला था, पारिस्थितिकी संदर्भ में उनकी चर्चा करने की बात की गई थी। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, करतिनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य, और इधर एक है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ये इनके दिए गए हैं इन सब के, और उनके साथ में उनके पारिस्थितिकी महत्व, टॉपिक का नाम ही है उत्तर प्रदेश के प्रमुख पारिस्थितिकी स्थल, उनके संदर्भ में इन अभयारण्यों की चर्चा की गई। तो यह प्रश्न भी एज इट इज हल हो रहा है, जिस तरह से एग्जाम में पूछा गया, जिस तरह से क्वेश्चन पेपर में प्रश्न पूछा गया, वो सारे पहलू इसके अंतर्गत दिए गए हैं यूपी बुक 6 के अंतर्गत। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। 18 प्रश्न हो गए, 18 में से 16 प्रश्न की चर्चा हम कर चुके हैं, जो संस्कृति आईएएस की यूपी बुक सामान्य अध्ययन यूपी पीसीएस का पेपर 6 है, उससे हल हो रहे हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कौन सा प्रश्न है? प्रश्न संख्या 19। अब 2 प्रश्न रह गए, तो देखते मिलते हैं किस तरह मिलते हैं। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के औद्योगिक विकास में खनिजों के महत्व का विश्लेषण करें। यह भी उसी प्रकृति का प्रश्न है, जिसमें 2 पक्ष दिख रहे हैं, लेकिन फोकस जो पक्ष है, मुख्य बल दिया गया, वो एक ही पक्ष है, बुंदेलखंड क्षेत्र के औद्योगिक विकास में खनिजों का महत्व। बुंदेलखंड क्षेत्र के औद्योगिक विकास में खनिजों का महत्व पूछा गया है, तो फोकस जो पॉइंट है वो ये है, साथ में संदर्भ बिंदु है वो ये है। तो इसका जवाब हम देखते हैं पेज नंबर 124 से 125। 124 ये रहा उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन, ठीक है, और ये दिए गए, आप देख लीजिए। बुंदेलखंड क्षेत्र की चर्चा की गई यहां पर, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। धात्विक खनिज कौन कौन से, कौन सा खनिज कहां कहां पाया जाता है,
और उसका कहाँ उपयोग है आपको पूरा दिख जाएगा। उत्तर प्रदेश खनन नीति भी दी गई है, लेकिन ये नहीं पूछी गई है। इधर से आपका सवाल हल होता हुआ आपको दिख रहा है, यहां से आपको पूरा सवाल हल हो रहा है। इनकी चर्चा की गई है इसके अंतर्गत। ये दिए गए ना, बुंदेलखंड में मिर्जापुर जनपद में सीमित मात्रा में, ये इस तरह से सबकी चर्चा इसके अंतर्गत की गई है। तो ये प्रश्न भी एज इट इज उसी रूप में हल हो रहा है जिस तरह से क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। उससे संबंधित पूरा कंटेंट इस पेज पर आपको मिल जा रहा है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला यानी अंतिम प्रश्न, 19 प्रश्न हो गए। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 20 क्या कहता है। 19 में से कितने प्रश्न हल हो गए? 17। अब 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के नवाचार प्रोत्साहन कार्यक्रमों के प्रमुख उद्देश्य एवं लक्ष्य समूह क्या है? यह थोड़ा सा जटिल है। पेपर 5 में भी हमने देखा था, जो अंतिम प्रश्न था वो कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स था, अपेक्षाकृत अधिक जटिल था अन्य प्रश्नों के, क्योंकि इसमें अधिकांश प्रश्न कैसे हैं? स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधे, कोई एक पक्ष पूछा गया है, किसी के उद्देश्य पूछे लिए गए, किसी के लाभ पूछ लिए गए। इसमें थोड़ा सा जटिलता बढ़ाई गई। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के नवाचार प्रोत्साहन कार्यक्रमों के प्रमुख उद्देश्य, यानी इसमें फोकस क्या है ये, लेकिन संदर्भ क्या है, रेफरेंस पॉइंट क्या है? नवाचार प्रोत्साहन कार्यक्रमों के प्रमुख उद्देश्य एवं लक्ष्य समूह क्या है। तो इस प्रश्न को हम देखते हैं, पेज नंबर 195। पेज नंबर 195 एरा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद उत्तर प्रदेश। और क्या पूछा गया था? नवाचार प्रोत्साहन कार्यक्रमों के प्रमुख उद्देश्य यह दिया गया है। इसमें इनकी चर्चा की गई है, नवाचार प्रोत्साहन कार्यक्रम, ठीक है, और उसकी चर्चा की गई है, उसमें क्या उद्देश्य हैं, उसकी क्या रणनीति, सबकी चर्चा इसके अंतर्गत की गई है। परिषद द्वारा CSTU अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी प्रोजेक्ट अनुदान योजना का प्रारंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत बीटेक के विद्यार्थियों द्वारा बनाए जाने प्रोजेक्ट्स में अधिकतम 60 प्रोजेक्ट का चयन कर उन्हें इतने रुपए दिए जाएंगे, और सब पहलुओं की चर्चा इसके अंतर्गत की गई है। जो भी प्रश्न देखेंगे उससे संबंधित क्या जवाब होगा, उसका जवाब में क्या क्या एस्पेक्ट किया गया है, क्या क्या पूछे जाने की संभावना है, इसमें क्या क्या लिखा जाना चाहिए किसी प्रश्न के जवाब में, वो सारे पहलू इसके अंतर्गत आपको दिए गए हैं। तो हमने क्या देखा? प्रश्न संख्या 7 और 9 को छोड़ करके सामान्य अध्ययन की जो यूपी बुक है, सामान्य अध्ययन पेपर 6 की, उससे भी 20 में से 18 प्रश्न सीधे सीधे इस किताब से हल होते हुए दिख रहे हैं। तो हमने देखा, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पेपर 5 के लिए जो यूपी बुक 5 बनाई गई थी, उससे भी इतने प्रश्न हल हुए, 18 के 18। इससे भी 18 प्रश्न हल हुए 20 में से। अंतर क्या रहा? उसमें से 200 में से 180 अंक के प्रश्न उसमें से हल हो रहे थे। इसमें से जो प्रश्न संख्या 7 और 9 हैं, दोनों 8-8 नंबर के प्रश्न हैं, यानी 16 नंबर के। तो इसमें से 184 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो हल हो जा रहे हैं। तो हम देखें, अगर ओवरऑल देखें, इस पूरी दोनों की उपयोगिता देखें, यूपी बुक 5 और यूपी बुक 6 जो पेपर हैं उनके संदर्भ में, तो इसमें आपको 80% से अधिक, मोर देन 80% जो मार्क्स हैं इन दोनों बुक से हल हो जा रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, इससे एक जनरल धारणा क्या बनती है? अभी मैंने बात भी की, जब क्वेश्चन पेपर आया तो चर्चा की हमने अपनी टीम के साथ बैठ करके, और बाहर के लोगों से भी चर्चा हुई, तो एक सगुफा बना कि देखने में तो लगता है कि सेटिंग कर ली संस्कृति IAS वालों ने। इतना प्रश्न कैसे आ सकता है? 180 नंबर से ज्यादा के प्रश्न दोनों पेपर में देखा कि 80% से ज्यादा क्वेश्चन आ गए सीधे सीधे एक ही किताब से। ऐसे कैसे हो सकता है? हालांकि ये मतलब मजाकिया तौर पर कहा गया था, लेकिन बात तो सही है। लेकिन उस सही के पीछे रणनीति है, कोई सिगुफा नहीं है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, जो इससे पहले UPSC प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था, उसमें 45 से अधिक प्रश्न सीधे सीधे जो हमने टेस्ट सीरीज कराई थी उससे पूछे गए थे। जो हमने टेस्ट सीरीज आयोजित की थी UPSC के लिए 2023 के लिए, जो 1 साल तक चली टेस्ट सीरीज हमारी, उसमें 45 से अधिक प्रश्न सीधे सीधे पूछे गए थे। हमने एनालिसिस करके उसको मैगजीन में अवेलेबल कराया था। इसी तरह से अभी जो BPSC की परीक्षा हुई है, बिहार PCS की जो परीक्षा हुई है, उसमें 28 से ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। 28 प्रश्न सीधे सीधे मिल गए, कुछ प्रश्न मिल रहे हैं। टीम देख रही है, 28 मुझे बताए आज तक। जो राजस्थान PCS की परीक्षा हुई उसमें 25 से ज्यादा प्रश्न है, लगभग 26 प्रश्न उससे मिल चुके हैं। तो ये क्या परिणाम है? तो फिर यहां भी सेटिंग हो गई? नहीं, ये मजाक की बात है। ये परिणाम किसका है? रणनीति का। ठीक है, बोल रहा हूं कि आपको करना क्या, अपनी क्राफ्ट को मजबूत करना है।
क्राफ्ट यानी उसके लिए क्या क्या चीज जरूरी है। अगर मान लीजिए आपको क्रिकेटर बनना है, आपको बल्लेबाज बनना है, तो आपको क्या क्या चीजों को मजबूत होना जरूरी है। अगर आप बैट्समैन बनना चाहते हैं, शारीरिक रूप से फिट होने चाहिए, आप मानसिक रूप से फिट होने चाहिए। मानसिक रूप से फिट कब होंगे? आपको हर बॉल को खेलना आना चाहिए। शॉर्ट पिच बॉल है, यॉर्कर बॉल है, गुड लेंथ बॉल है, जितनी भी तरीके से बॉल फेंकी जा सकती है, आपके पास उसके लिए कम से कम एक शॉट होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको उसको उठा के मार दो, छक्का मार दिया, कोई बॉल हो गई, कोई दूसरा बैट्समैन छक्का मारता है, आप छक्का मत मारिए, लेकिन आप उसको खेलना सीख लीजिए। आपकी स्ट्रेटजी अलग हो सकती है, आप अलग तरह के बल्लेबाज हो सकते हैं। आपको हर तरह की पिच पे खेलना आना चाहिए, हर तरह की जो एनवायरमेंटल कंडीशन होती है, क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, उनमें खेलना आना चाहिए। ऐसा नहीं इंडिया में धक्का-धक मार रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में गए डंडे फट जा रहे, बॉल दिख नहीं रही, सूं करके ऊपर से निकल जा रही, यानी आपकी क्राफ्ट मजबूत नहीं है, आपने सारे पहलुओं पर काम नहीं किया है। किसी भी पक्ष, किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे, उसकी एक बेसिक क्राफ्ट होती है, बेसिक नीड होती है, जिसको आपको पूरा करना होता है। इस फील्ड के लिए क्या जरूरी है? अगर आपको, जैसे हम किताब बना रहे हैं, तो हमारे लिए जरूरी क्या है? हमारे लिए जरूरी है कि उसका जो सिलेबस दिया गया है, उस सिलेबस पे हमारी पकड़ होना चाहिए, सिलेबस हमारे फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। और उसके अलावा सिलेबस को फिर तैयार कैसे करेंगे? हमें क्या करना है, जिस भी आयोग की हम परीक्षा तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, बीपीएससी हो, राजस्थान हो, या अन्य पीसीएस की परीक्षा होगी, उसके हमें पिछले कम से कम 10 से 15 साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं, अलग अलग पैटर्न पे जो आते रहे हैं, समय के साथ पैटर्न बदला है, उसके साथ साथ प्रश्न कैसे पूछे जाते रहे। जैसे मैंने आपसे कहा था कि किसी भी प्रश्न में, मुख्य परीक्षा के किसी भी प्रश्न में आपको 2 से अधिक पहलू शामिल नहीं मिलेंगे। बहुत रेयर क्वेश्चन होगा जिसमें 2 से अधिक पहलू पूछे जाएंगे। जैसे यही प्रश्न था, 20 नंबर प्रश्न, इसमें कितने पहलू? देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद अलग लग रहा है, नवाचार प्रोत्साहन कार्यक्रम अलग लग रहा है, उद्देश्य अलग दिख रहे हैं, लक्ष्य समूह अलग दिख रहे हैं, लेकिन क्या था? संदर्भ ये था इसका, और उसका मुख्य फोकल पॉइंट क्या था? उद्देश्य और लक्ष्य समूह, दो ही चीजें। देखने में बड़ा प्रश्न लग रहा है, लेकिन चीज एक ही पूछी गई है। रेफरेंस को आपको बताना है, उसका उल्लेख करते हुए फोकस इस पर करना है। किसी भी एग्जाम में देखेंगे, बहुत जटिल प्रश्न नहीं होता है, बस वो आपकी तैयारी देखना चाहता है कि आपने पाठ्यक्रम को कितना तैयार किया है, आपका सोर्स क्या रहा है। तो हमें अपनी क्राफ्ट को मजबूत करना चाहिए। हमारी टीम ने वही किया। हमने सिलेबस को देखा कि सिलेबस में है क्या, कुछ नया तो है नहीं, यही चीजें पहले पेपर 1, 2, 3, 4 में पूछी जाती थी। उन्हीं को क्या किया, ये यूपी पीसीएस से संबंधित जो पहलू थे, उनको अलग से पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया, पेपर 5 और पेपर 6 बना दिया, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं प्रश्न पहले नहीं पूछे जा रहे थे, यूपी पीसीएस से संबंधित, यूपी विशेष से संबंधित प्रश्न पहले नहीं पूछे जा रहे थे, पहले भी पूछे जा रहे थे, अब तो उनके लिए अलग से पाठ्यक्रम बना दिया है, तो प्रश्न अधिक पूछे जाने की संभावना है, हमारे लिए स्कोप खुल गया है। तो हमने उसी सिलेबस को खोल दिया और उसका अध्ययन किया, हमारी टीम ने उस पर मेहनत की, और उसका परिणाम है कि 80% से अधिक मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं वो हमारी इन दोनों किताबों से हल हो रहे हैं। तो ये तो एसडीएम बुक हो गई, ये तो यूपी बुक कहां रही, सीधा सीधा एसडीएम बुक हो गई। इसको तो हम कह सकते हैं कि हमारी एसडीएम बुक है, ये यूपी बुक ना होगी एसडीएम बुक होगी, क्योंकि 80% क्वेश्चन जो अगर आप हल कर देंगे तो समझ सकते हैं आप रिजल्ट कैसा हो सकता है। तो क्या करना है, हमें सिलेबस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है। हमने उसी के अकॉर्डिंग अपना तैयारी की थी और उसका हमें बहुत ही सुखद परिणाम मिला। जिन विद्यार्थियों के पास ये बुकलेट थी, उन्होंने तैयारी की, उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि इंटरव्यू का कॉल आने वाला है। और जिनके पास है, तैयारी कमजोर रह गई है, आप इनको खरीद लीजिए, मार्केट में उपलब्ध है वो किताब। अगर नहीं मिल पाती है, सपोज दैट दुकान पर नहीं है, खत्म हो गई है, तो आप संस्कृति आईएएस के नंबर पर कॉल कर लीजिए, वहां से पता कर लीजिए सर हमें ये किताब चाहिए, किताब आपको मिल जाएगी। तो हम आगे भी इसी तरह की चर्चा करते रहेंगे। हमारा फोकस यही रहता है कि जो भी स्टडी मटेरियल बनाया जाए, जो भी चीजों की हम चर्चा करें, जो भी पढ़ाया जाए, वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जाए। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।